बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं नाजरीन आप लोग जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। वैसे हमारे दिन का आगाज़ तो मुस्बत मौसम के साथ हुआ हाँ, है। बारिश के साथ। लाहौर में बिल्कुल आज मौसम बड़ा शानदार है। सुबह सवेरे हल्की हल्की बारिश से बूंदाबांदी से आंख खुली, लेकिन कुछ इलाकों में शायद मानो आपने देखा तेज़ बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में हल्की है और कुछ जगह पे सिर्फ मौसम बारिश वाला बना है। बारिश वाला बना हुआ है और लाहौर में अक्सर ऐसा होता है कि मुख्तलिफ एरियाज़ में बारिश होती है और मुख्तलिफ एरियाज़ में सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही होती है। और हम खुश नसीबों में से हैं जहाँ पर बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हुई है, मौसम को इंजॉय करते आए हैं। हमारे कोलीग्स जो हैं वो कुछ भीगे भीगे भी आए हैं, लेकिन इट्स ओके। बड़ी वैसे मुश्किल से शहरबानो मौसम एहतियाती मिलता है। तदाबीर बताएं लोगों को कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाएं, एहतियाती अपनानी जानी तदाबीर चाहिए। बिल्कुल अपनाएं। अपने साथ एक बरसात के मौसम में एक बैग के अंदर अपना एक स्पेयर ड्रेस रखें, साथ बरसाती रखें और कोशिश करें कि आपके पास अम्ब्रेला भी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों में आप बच सकते हैं। शूज़ भी आपके पास एक पेयर होना चाहिए अलग, ताकि अगर आप ऑफिस जाना चाहते हैं तो ऑफिस वक्त पर पहुँचें। लेकिन इन चीज़ों के साथ आप वहाँ अच्छा, पर एक जाकर और तंग चीज़ है नहीं जी हो। कि महकमा मौसमियात की जानिब से प्रॉपर ये एडवाइजरी भी जारी की गई कि मानसून का स्पेल जो है इस बार वो शदीद होने वाला है और 30% कहा यह जा रहा था कि बारिशें ज़्यादा मुतवक्के हैं। इन तारीखों का भी पहले से बता दिया गया था कि इन तारीखों में बारिश मुतवक्के है। पंजाब में, सिंध, बलूचिस्तान, मुल्क भर में बारिशों का बताया गया था। तो अगेन शहरबानों वाली बात ये कि जी हमारे यहाँ पर शायद ये ट्रेंड नहीं है कि हम लोग जो वेदर रेडी नहीं एडवाइजरी है होते वो उसके लिए। चेक नहीं करते हैं या वेदर अपडेट चेक नहीं करते हैं काम काज पे जाने अब के चूंकि लिए। मौसम भी ऐसा ही है ना, मौसम आपका वही चल रहा है, मतलब बरसात का मौसम है, अगला महीना भी आपका बरसात का ही गिना जाता है। ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी। तो ऐसे में एक तो ये कि जो तारे हैं या नंगी तारे हैं उनको टच मत करें, जो कवर नहीं है। उसके अलावा जो बटन है घरों के भी, उनको भी आप ऐसे और बगैर शूज स्पेशली पहने अगर टच आप मत बाहर से करें। भीगे हुए आए हैं, बिल्कुल अगर आप टच मत गीले करें। हैं ऑलरेडी, तो फिर तो आपने बिल्कुल भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के करीब तर नहीं जाना। अच्छा पहले जी, ड्राई लोग करें एक अपने और आप बड़ा को अच्छी इशू तरह। करते हैं कि लोग बाहर की जो बेल होती है ना वो फुल भी भीगे हुए प्रेस होते हैं और वो करते प्रेस कर देते हैं। सही वो बात है। बिल्कुल प्रेस मत करें, क्योंकि वो भी शॉर्ट हुई होती है, तो उसकी वजह से आपको और थोड़ा एक सा और चीज़ मसला शहर हो बानो, सकता जैसे कि लाहौर और इस तरह के शहर पाकिस्तान में ऐसे हैं जहाँ पर वॉल्ड सिटी है, जहाँ पर अंदरून एक इलाका मौजूद है जहाँ पर कुछ इमारतें मखदूश हो चुकी हैं, जो जिन्हें उस तरह से रिस्टोर नहीं किया गया। तो जब ऐसे बरसात का मौसम आता है, जब मौसम शदीद हो, तो उन मखदूश इमारतों से परहेज़ किया जाए, दूर रहा जाए। और अगर कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली इस तरह की इमारतों में रिहाइश पजीर है तो उनको भी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट का काम है ये करने का, इंतजामिया का काम है उन्हें अल्टरनेट प्रोवाइड करें। तो Exactly. बाहर लोग जो है वो इस तरह की इमारतों को भी अवॉइड करें, तो इससे भी जो है वो खासी बचत होती है। बिल्कुल क्योंकि जी, हमने ये देखा तो है कि होगी। हादसात हो जाते हैं फिर इस हाँ, तरह ये के। तो होगी मौसम की सूरत हाल। अब मेरे ख्याल से बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। एक तहकीक आपके साथ शेयर करते हैं। लंदन में होने वाली ये तहकीक है। बरतानवी मुहक्किकीन का कहना है कि साइकिल चलाने वाले अफराद में कबल अज़ मौत का ख़तरा दीगर अफराद की निस्बत 47% कम होता है। और PMJ पब्लिक हेल्थ में शाया होने वाली रिसर्च के मुताबिक साइकिल सवारों में किसी भी वजह से अस्पताल में दाखिल होने का खतरा भी उन लोगों के मुकाबले में 10% कम होता है जो अपने डेली सफ़र के लिए बस, गाड़ी या ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। तो तहकीक में मज़ीद बताया गया कि साइकिल चलाना कैंसर से मरने के इम्कानात को 51% कम करता है, दिल की बीमारी के खतरे को 24% और दिमागी सेहत मुतासर होने के खतरे को 20% कम करता जी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बहुत एक अच्छी और बात है। दिलचस्प बात ये भी है कि जी वो ये कि गाड़ी, बस या ट्रेन के मुसाफिरों के मुकाबले में साइकिल सवारों को सड़क पर ट्रैफिक हादसे का खतरा दुगना होता है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि साइकिल सवारों के लिए महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। तो ये एक अच्छी खबर हमने जहाँ पर आपके साथ एक अच्छी पॉजिटिव रिसर्च शेयर की, वहाँ हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं अपने कबल अज़ मौत नाज़रीन से को। बचेंगे आप। बिल्कुल अपने नाज़रीन को एक मैसेज देना चाहते हैं अरबाब इख्तियार को बिल्कुल, और बिलखसूस इंतज़ामिया को, कि साइकिल सवारों के लिए एक अलग से लेन होनी चाहिए। क्योंकि साइकिलिंग के असरात तो हमने बता दिए कि कितना हेल्दी है साइकिलिंग करना। एग्जैक्टली, आपको फिटनेस रहती है, आप सेहतमंद रहते हैं, आप खुद से साइकिलिंग करके हैं, पूरी बॉडी ने वर्कआउट किया है, कार्डियो होगी आपकी साथों साथ ही। लेकिन और शहरबानो इसका जो सबसे बड़ा असर ट्रैक्स की आएगा, ज़रूरत है। वैसे बिल्कुल अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो साइकिलिंग करना शुरू कर दें और साइकिल को जो है वो एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करें ना, तो इसका एक और एडवांटेज जो आप Pollution देखेंगे, कम बिल्कुल होगा। आपका वेदर बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, सांस लेने के काबिल हो जाएगा। ये जो हमारा आ लाहौर रहा होता है नंबर ना, 1 एयर पे आता है क्वालिटी ना, इंडेक्स बिल्कुल सबसे पोल्यूशन के एतबार से नंबर सबसे 1 पे हम ऊपर। रहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो तो अनफॉर्चुनेटली आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और वो जो बर्जियोनिंग पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई आबादी है, वो इतना बड़ा खदशा बनता जा रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके मुल्क में ये खतरा है कि जी रिसोर्सेज शायद उतने ना हो, ज़ेरे ज़मीन जो वाटर टेबल, जो पानी है, पानी की बिल्कुल सतह ऐसे कम ही हो है। रही है।
तो इन चीज़ों का प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे शहरबान आपने देखा कुछ सिटीज़ हैं वो भी प्रॉपर प्लान्ड सिटीज़ उस तरह से नहीं है। हाँ। और दूर दराज के इलाकों से लोग नौकरी की तलाश में आपके बड़े शहरों में आते हैं, और अच्छा, चंद ही बड़े शहर हैं। हम देखते हैं कि वेस्ट को हम बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन इन चीज़ों में जितनी भी फिटनेस वाली चीज़ें हैं ना, इनमें हम फॉलो नहीं करते। हम फैशन में ज़रूर करते हैं, बाकी चीज़ों में ज़रूर करते हैं, लेकिन इन चीज़ों में हम फॉलो नहीं करते, जबकि वो लोग साइकिलिंग को तरजीह देते हैं। और मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पे स्टॉप्स, जो बस स्टॉप्स है ना, वहाँ पर भी आपको साइकिल मिल जाती है रेंट पे। हाँ जी, तो अगले बस स्टॉप ये पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, हॉलैंड वगैरह, इस तरह के कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल जो है वो लोग एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते ही साइकिल को है। वो आपको अपनी खरीदने की भी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। आप वहाँ पर जाकर रेंट देकर, वो उनको रेंट ही कह सकते हैं, तो वक्ती तौर और पे उनके देकर लिए कुछ रोड घंटे पर अगले ज्यादा स्टॉप जगह पे, हाँ, और अगले स्टॉप पे आपने जाके जहाँ पहुँचना है वहाँ पर आपने अपनी साइकिल को रोकना है और फिर अगली गाड़ी का आप वेट कर सकते या हैं। वॉक के लिए वहाँ पर आप देखेंगे पेवमेंट्स खुले चौड़े होते हैं, वॉक को तरजीह दी जाती है। यहाँ पर साइकिलिंग के लिए लेन्स बड़ी होती हैं। जो दूसरी ट्रांसपोर्ट है जिसमें बस हो गई, बस और गाड़ी अपनी वैसे भी अफोर्ड करना वहाँ पर बहुत महंगा हो जाता है, अपनी गाड़ी बिलखसूस, अब तो क्योंकि इंश्योरेंस पाकिस्तानी बहुत भी होती है। गाड़ियाँ अब मुश्किल से ही अफोर्ड कर पा रहे हैं, जितनी महंगाई हो चुकी है, जितना महंगा पेट्रोल हो चुका हुआ है, हालात जो हैं वैसे ही हाथों से निकल चुके हैं। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखें, और रिसर्च जो है वो आपके साथ शेयर इसलिए की जाती है कि आपको पता हो कि ये चीज़ करने से आप ज़्यादा अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल जी। अब एक और अहम बात आपके साथ शेयर करते हैं। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वालों और शरपसंदों के खिलाफ इससे मुतल्लिक कल गुफ्तगू की गई DG ISPR की जानिब से। बड़ी ही उन्होंने जामे गुफ्तगू की। उसके बाद जो सहाफ़ी बरादरी वहाँ पर मौजूद थी, उनकी जानिब से सवालात किए गए जिनका तफसीली जवाब दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए तो उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक पाए जाने वाली जितनी गलत फहमियाँ इनको दूर करते हुए ये बताया कि अज़्म इस्तेहकाम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, कोई काइनेटिक ऑपरेशन नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत और मुनज़्ज़म मुहिम है। उनका कहना था कि एक रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान है या ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, और जो गैर कानूनी सियासी माफिया हैं वो इसे मुतनाज़ा बनाने या सबोताश करने के लिए झूठी खबरें फैला रहे हैं। DG ISPR ने एक बार फिर अदालती निज़ाम पर सवालात उठाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देगा तो मुल्क में इंतशार मजीद फैलेगा, फस्तायत बढ़ेगी। बिल्कुल जी, DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब से। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DG ISPR मेजर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस ब्रीफिंग को कैसे देख रहे हैं आप? और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिए है, जो प्रोपेगेंडास किए जा रहे थे लोगों की जानिब से, उनको जवाब दे दिया है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, और ये कितना ज़रूरी था। इससे पहले जो एनवायरनमेंट है उसको जरूर देख लें, जो इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे है या विद इन पाकिस्तान है। जब से अमेरिकन इन्खला हुआ है तो टेररिज्म की जो वाकयात है उसमें इजाफा हुआ, एक ट्रेंड बना है, स्पेशली KP और बलूचिस्तान में। और मैं हैरान होता हूँ, कई दफ़ा लोग इस चीज़ को नेगेटिवली प्रोजेक्ट करते हैं। अगर मिलिट्री जो है टेररिज्म को फाइट करना चाहती है और हमारी प्रोटेक्शन के लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो आई थिंक 4-5 चीज़ें उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। एक तो जो उन्होंने बात की कि बेसिकली एक इलीगल स्पेक्ट्रम है, या आप उसको, मैं उसको क्रिमिनल एंटरप्राइज बोलता हूँ। कई दफ़ा मैंने उसको पाकिस्तान अफगानिस्तान माफिया कॉरिडोर भी कहा है कि एक नेक्सस है जो क्रिमिनल एक्टिविटी का है, इसमें स्मगलिंग वगैरह है, नार्को है, फिर आपका वेपन सिस्टम्स हैं, देन इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फिर फ्यूल की स्मगलिंग है, पेट्रोल की। तो ये बिलियंस ऑफ आप कह लें ओवरऑल अगर साल का बिलियन ऑफ डॉलर का कारोबार है जो इलीगल है, और उसमें आपको टैक्स भी नहीं आता। और उसके अंदर फिर आप ऐड करें जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे मुकीम है जिनको अभी भेजा जा रहा है, वो एक स्पेस क्रिएट होती है जहाँ पे बड़ा मुश्किल है कि आप टेररिज्म से रिलेटेड अगर आपने कोई डाटा लेना है, रिकॉन्सिस आइडेंटिफिकेशन करनी है, वो घुल मिल जाते हैं। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, उन्होंने बात की थी डिजिटल टेररिज्म की, और बन्नू को एज अ केस स्टडी अगर आप देखें तो उसमें चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि किस तरीके से ये पहले एक टेररिस्ट अटैक होता है, उसमें एक वॉल डिमोलिश होती है कैंटोनमेंट की, और वहाँ पे फौज लड़ती है, कुर्बानियाँ देती है, और नेक्स्ट डे उसकी रिपेयर हो रही है, उस पर एक स्क्रीन लगाई जाती है और एक प्रोटेस्ट होता है पीस के लिए, जो बहुत अच्छी बात है, इट इज़ ऑलवेज वेलकम। फिर मिसक्रिएंट्स में उसमें कुछ पार्टियों के वो उस तरफ चल पड़ते हैं, फायरिंग होती है, आपस में लोग उसमें मारे जाते हैं, मेरे 1 या 2, लेकिन ब्लेम जो है वो आर्मी पे डाला जाता है। फिर असॉल्ट किया जाता है उसी स्क्रीन के अंदर से, दीवार को गिरा के, और अंदर रैंसैक किया जाता है। और सो इसका मतलब है बेसिकली ये मिसक्रिएंट चाहते थे कि जी ब्लड स्लैड हो, और इसको अगर आप लेट के 9th में से बिल्कुल सिमिलैरिटी है। दी ओनली थिंग इज थोड़ी सी एनवायरनमेंट डिफरेंट है, मतलब एक गर्जन को इस तरीके से असॉल्ट किया गया। और वहाँ फिर एक बयानिया आपको याद होगा जो बना 2 दिन पहले, जिसमें जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है,
फिर दोनों माशाल्लाह पीटीएम पीटीआई का सोशल मीडिया विंग है, एंड देन कम जो बाहर से है, चाहे इंडिया है, तो एक नैरेटिव बना दिया गया जी कि स्टेट फायरिंग हुई और इतने शहीद हो गए और आपने देखा होगा। अच्छा, मैं सिर्फ थोड़ा टाइम लूंगा कि स्टेट फायर, स्पेशली सेनेटर मुश्ताक, स्टेट फायर क्या होता है। स्टेट फायर आप देखें बांग्लादेश में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मे बी उनका लीगल राइट है, और वहाँ पे 150 जो है नौजवान शहीद कर दिए स्टेट ने। पाकिस्तान आर्मी ने ना 9th में किया, ना इंशाल्लाह आगे करेगी, लेकिन ये जरूर है कि अगर टेररिस्ट कोई इस गार में आना चाहता है तो उसको फाइट किया जाएगा। तो ये फिर आई थिंक दिस कम्स इनटू डिजिटल टेररिज्म, बिकॉज़ अल्टीमेटली आप सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म को। वो तो डीजी आईएसपीआर की जानिब से ही पूरा एसओपी भी वाजे किया गया दौरान प्रेस ब्रीफिंग की कि सबसे पहले उन्हें वर्बल वार्निंग दी जाती है, फिर एरियल फायर किया जाता है, उसके बाद जिस तरह से मुजरिमों से निपटा जाता है फिर उस तरह निपटा जाता है। सर, इसका एक दूसरा वर्जन जो है, एक प्रेस ब्रीफिंग बाद में पीटीआई के जो रहनुमा है उनकी जानिब से भी एक प्रेस ब्रीफिंग सामने आती है, एक कॉन्फ्रेंस की बाकायदा अपोजिशन लीडर ने, और उन्होंने कहा जी कि डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस ब्रीफिंग है ये तो एक तरह से इंडाइटमेंट है मौजूदा हुकूमती निज़ाम के ख़िलाफ़ ही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जी जितने भी सूबों के बॉर्डर्स हैं वहाँ पर वहाँ पर कौन तैनात है, वहाँ पर तो हुकूमतें नहीं हैं। अगर डीजी आईएसपीआर बात कर रहे हैं स्मगलिंग वगैरह की, तो वो कौन रोकेगा? ये उस माफिया पे क्रैकडाउन ही हो रहा है। ऑनेस्टली ये चीज़ तो मैं बड़ा ओपनली 1 साल से कह रहा हूँ और सुनो पे हमने डिस्कस भी किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ के कौन इन्वॉल्व है, स्टेट इंस्टीट्यूशन हैं उसमें, अगर मिलिट्री के लोग हैं उसमें, स्मगलर्स हैं उसमें, कस्टम्स है, तो अभी उसी पे तो क्रैकडाउन हो रहा है। बेसिकली हमने देखा है कि लास्ट ईयर से ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई और उसमें मैसिव तरीके से जो है उसको स्टॉप, लेकिन वही जो माफिया इलीगल स्पेक्ट्रम का अभी रिस्पॉन्ड कर रहा है। अभी आ जाते हैं जो जिम्मेदारी, जिसमें आई थिंक तीसरा पॉइंट वैसे भी अज़्म इस्तेकाम का है कि ओनरशिप जो है पोलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो अपना सूबों की है चाहे फेडरल गवर्नमेंट की, इसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का बड़ा रोल है। और अगर आप देखें बॉर्डर सिक्योरिटी में फिर इनके कस्टम्स होगी, लेवीज होगी, फ्रंटियर कोर उनके अंडर आती है या रेंजर्स हैं, तो इस तरह फिर सूबों की 18वीं तरमीम के बाद एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर उनका है। लेकिन ये चूंकि डिस्टर्ब एरियाज हैं तो वहाँ पे फिर जो है मिल के काम किया जाए। साहब, अज़्म इस्तेकाम से मुतल्लिक जो अफवाहें थी, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है डिजिटल मीडिया पे, उससे पर्दा उठाया डीजी आईएसपीआर ने, क्लियर बताया कि ये रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान है। उन्होंने कहा जी कि अगर इससे पहले जिस मीटिंग में इस ऑपरेशन की मंजूरी दी गई, उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से भी एलामिया जारी किया गया। 2 एलामिया सामने थे जिनमें क्लियरली बताया गया था कि ये ऑपरेशन एक इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, काइनेटिक नहीं होगा। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि फिर ना अहली थी हुकूमत की जानिब से ही कि इतनी स्पेस दे दी गई, उस तरह से क्लियर कट पहले ही बताया नहीं गया कि प्रोपेगेंडा होना शुरू हो गया, इस पर सवालात उठना शुरू हो गए? जी, मेरे ख्याल में इसमें इसकी मिस हैंडलिंग भी, लेकिन जो वर्ड ऑपरेशन है इस पे एक दफा पहले भी सुना हुआ बात हुई कि व्हेन यू से ऑपरेशन या कोई आप किसी प्रोग्राम कह देते हैं, लेट्स से मसलन किसान कार्ड है या साफ कार्ड था या बेनजीर कार्ड है, तो बेसिकली तो कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि जिस पॉलिसी के तहत चीजें आगे चलनी है। ये एक तो कंटिन्यूटी है। आप नेशनल एक्शन प्लान पुराना उठा लें 2014 का, उसमें शायद आई थिंक 20 से ज्यादा पॉइंट्स थे। फिर एक नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जी आई इसमें पीटीआई के टाइम पे, और हम लोगों ने सारा उसमें आप देख लें बड़े डिटेल में उसको देखा, उसके अंदर शायद 15 पॉइंट है या 14, और उसमें एग्जैक्टली यही है। अभी लीगल स्पेक्ट्रम की उसमें भी बात है, वो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि एक तो कंटिन्यूटी है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही होंगे, खुदा ना खासा नहीं कोई ज़रबे अज़ब टाइप या लेट्स से तदल फसाद टाइप कोई बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। तो मेनली इट इज गोइंग टू बी इंटेलिजेंस। लेकिन ये जो बाकी ओनरशिप है, लाइक अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिर ओन करें, अगर वो गवर्नर कह रहा है केपी का कि जी मेरा हल्का गंडापुर साहब का और आईजी का और मौलाना का सबसे ज्यादा गैर महफूज है, तो मेरे ख्याल में अभी ये तो मैं कह सकता शर्म की बात है, लेकिन सोल सर्चिंग की जरूरत है। क्यों है कि वाई कांट जो प्रोटेक्ट, अभी जो डेर इस्माइल खान में खवातीन को शहीद किया गया, फिर खवारिज की बात हुई कि कैसे नेक्सेस है, अभी इसमें फंडिंग है जो तालिबान को हो रही है बाहर से इंडिया से, तो उसमें आई थिंक स्टेट वही जो मिलिट्री ने कहा जी कि वील फाइट टेररिस्ट, उनको लड़ेंगे दहशतगर्दी को। ये बड़ा जरूरी आपने पॉइंट उठाया, फंडिंग वाला। बिल्कुल इलीगल स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हुए डीजी आईएसपीआर ने खास करके बोला था कि ये बेनामी अकाउंट्स है, बेनामी जायदादें हैं, ये जब होती हैं तो यहाँ पर बिल्कुल गाड़ियाँ स्मगलिंग होती है तो दहशतगर्दी होती है। तो ऑपोजिशन लीडर की जानिब से कहा गया जी कि फिर तो सबसे पहले अगेन उन्होंने रेफरेंस मौजूदा हुकूमत का ही दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूछे जाना चाहिए, क्योंकि बेनामी अकाउंट्स इनके निकले थे, चपड़ासियों के अकाउंट्स में या और कुछ रेडी फरोशों के अकाउंट में पैसा निकला था। ये रिस्पेक्ट वही मैं कह रहा हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और अगर इसमें फेडरल गवर्नमेंट है या इवन प्रीवियस लोग इन्वॉल्व है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ दहशतगर्दी का लेट्स से ज्यादा एक्टिविटी है, केपी है या बलूचिस्तान है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दैट इज द पॉइंट। बाकी जरूर आप इसको क्रिटिसाइज करें जो पहले होता रहा है,
तो इलीगल स्पेक्ट्रम को आई थिंक ओवरऑल आपने डील करना है। इट विल टेक अ वाइल, क्योंकि साफ एक माफिया बना हुआ है, पूरा एक माफिया कॉरिडोर है विद इन है। बेनामी अकाउंट्स की आपने बात, कैसे अरबों डॉलर जो है या अरबों रुपए चले जाते हैं, मतलब उनके नायब कासिद के अकाउंट से निकलते हैं या पीए के अकाउंट से निकलते हैं। तो ये आई थिंक इसमें एवरीबॉडी है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को ढील दी जा रही है और मुल्क में उन्होंने इंतशार और फस्तायत में इजाफा किया था। 9 मई के जिम्मेदार अब तक कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं आ सके, उनको क्यों सजा नहीं दी जा चुकी? जी वही आई थिंक उसमें जो लीगल सिस्टम है उस पे जो है क्वेश्चन मार्क है। आपको पता है कि ओवरऑल हमारी कहाँ पे प्लेसिंग है। लेट्स से अगर 140 मुल्कों का डाटा तो शायद 132nd है मेरे ख्याल में, और 2.5 मिलियन केसेस पेंडिंग है नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 25 लाख। तो वो अगर आप सारे जजेस बैठ जाएं सारे काम छोड़ के भी, तो मतलब अगले 100 साल में भी नहीं हल कर सकते। तो उसमें जरूरत है कि आप लॉज को भी देखें और फिर ये स्विफ्ट इंसाफ हो। बिकॉज 9 मई के बाद अगर आप देखें तो अगर बन्नू वाज अनदर अटेम्प्ट, इसका मतलब अगर आप सजा नहीं देते तो फिर ये चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। फिर आई थिंक एक पार्टी ने इसको किया भी है डाइल्यूट के, इसको ट्रिविलाइज कर दिया। अभी देखें मिसाल क्या दी जा रही है जी कि आपने गोली क्यों नहीं चलाई थी लाहौर में, ठीक है, और उधर मैं मिसाल देता हूँ कि बांग्लादेश में गोली चलाई है, फिर ये होता है तो यू हैव टू शट डाउन द एंटायर कंट्री। इंटरनेट और मौक़िफ़ सामने आया है, वो कह रहे हैं कि जी बन्नू वाक़े से मुतल्लिक एक तहकीकाती कमीशन काम कर रहे हैं जी, और बिल्कुल इस सारे मामले को अब देखते हैं, इस पर तहकीकात की जा रही है। सर आपका ये मौक़िफ़ जानना चाहूँगा कि हम ये देख रहे हैं ज़्यादातर जो अनरेस्ट है वो केपी या बलूचिस्तान में नज़र आती है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो अवाम का एतमाद है वो हासिल करने के लिए रियासत की क्या जिम्मेदारी है? यही है। एक तो आई थिंक जो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड स्ट्रेटजी है, बलूचिस्तान में भी आपने देखा है कि उसमें एक एफर्ट हो रही है डेवलपमेंट की। केपी में भी काफ़ी हुई है, लोग बात नहीं करते। अगर आप जाएं जो पुराना फाटा है, अभी सेटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो आप जाके देखें कितना ज्यादा काम हुआ है जो लेट्स से मिलिट्री कर सकी है। फिर था कि जी आप ओनरशिप दें सिविल गवर्नमेंट को, एंड देन दे बिल्कुल वो नॉर्मल जिले नजर आने चाहिए, चाहे वो खैबर है, चाहे ऊपर आप चले जाएं अपना आपके जो फाटा के इलाके वजीरिस्तान है, साउथ नॉर्थ है, इसी तरीके से बाकी जो इलाके हैं, तो उसमें डेवलपमेंट है। फिर बाकी आपने उनको एक सिस्टम के अंदर लेके आना है, बॉर्डर को, बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर क्रॉसिंग है जो सबसे बड़ा इशू बलूचिस्तान और केपी का है, बिकॉज दे बॉर्डर मेनली अफगानिस्तान, और जो उसमें फिर जो इलीगल मतलब 3 लाख अफगान क्रॉस करता है हर महीने फॉर वेरियस रीजन। तो अगर आप चेक ही नहीं करेंगे और सिर्फ तस्करे पे उन्होंने आना है, और तो उसका मतलब एक एनवायरनमेंट रहेगी इस बॉर्डर के अलावा, इंस्टेबिलिटी पक्की रहेगी। सही है। तो यू हैव टू डील ऑल। अस्करी तर्जुमान सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए जो टर्म यूज की, उन्होंने कहा ये डिजिटल दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। और वो कहते हैं कि इससे फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली आप क्या समझते हैं कि क्या होनी चाहिए, किस तरह से रोक सकते हैं इस सबको? जिसमें एक तो हमारे पीका एक्ट है ऑलरेडी, पहले तो लेट्स से ये ऑर्डिनेंस था, एक एक्ट बन गया और उसमें सारी चीजें कवर्ड है। मैं सिर्फ इंडिया की तरफ आपको लेके जाता हूँ, हाउ दे आर कंट्रोलिंग। वहाँ भी इश्यूज हैं, डिस्टर्ब इलाके हैं, कि वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि डिजिटल जो है सर्वेलेंस है, वहाँ पे अरेस्ट की इजाजत है 13 एजेंसियों को, रिसर्च एनालिसिस विंग से लेके दिल्ली पुलिस तक। मतलब आप या मैं कोई सड़क पे जा रहे हैं, आपको कोई भी स्टॉप करके इंटेलिजेंस एजेंसी पूछ सकती है, जब मोबाइल हवाले कर दें, लैपटॉप, दे कैन सीज द डाटा एंड सीज द इक्विपमेंट। यानी यहाँ तक इतनी सख्ती है। यू हैव साइबर पुलिस इन फ्रांस। फिर आप ईरान में जाके करें, एक ट्वीट करके देखें जरा अगेंस्ट द स्टेट। इसी तरीके से जमहूरियतें हैं, मतलब यूएस में प्रिज्म प्रोग्राम है पूरा, मेरे ख्याल में कुछ 70-80 हज़ार एम्प्लॉयड सिर्फ ये देखता है। तो आई थिंक वो बड़ा जरूरी कि स्टेट जो है, फिर इसके अंदर बेशुमार आपके नैरेटिव चलता है। इट कुड बी ब्लास्फेमस, इट कुड बी एंटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इवन आई वुड से गालम गलोच, इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें कंट्रोलेबल हैं। द ओनली थिंग इज अवेयरनेस हो कि अभी यूके कहता है जी कि अगर आप सड़क पे गाली नहीं दे सकते तो फिर आप सोशल मीडिया पे भी गाली नहीं दे सकते किसी को। बड़ा सिंपल उनका ये वही कानून इस्तेमाल होगा। सिर्फ यहाँ पे ये फील किया था कि सोशल मीडिया पे तो आप जो मर्जी कहें, बिकॉज समहाउ इट्स उसको आप लेट्स से वो एक प्राइवेट चीज है, तो इस तरह नहीं चल सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त और इस अहम टॉपिक पर आपने। नाजरीन अब कुछ खेलों की बात कर लेते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी पर कौमी खिलाड़ियों के खिलाफ सर्जरी तो शुरू नहीं हो सकी, मगर प्लेयर्स और PCB के दरमियान एक सर्द जंग अलबत्ता जरूर जारी है और बोर्ड ने सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। PCB ने टीम के सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को ग्लोबल T20 लीग के लिए NOC जारी करने से साफ इनकार कर दिया है। और जराए के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि शादाब खान, हारिस रऊफ और इफ्तिखार अहमद समेत कौमी टीम के दीगर सीनियर प्लेयर्स को आराम देने का फैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ बात करें चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक, तो भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद से मुतल्लिक बहस ताल जारी है। भारतीय बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए मुतहरिक है। अपने मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात या श्रीलंका में कराने की तजवीज़ पेश कर दी है, मगर इस हवाले से फिलहाल
आईसीसी का अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आ सका, तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं याहिया हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का याहिया साहब। सबसे पहले तो कौमी टीम में सर्जरी की बात करेंगे तो ये मामला हम देख रहे हैं कि वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और टीम मैनेजर की तब्दीली तक ही महदूद होकर रह गया है। क्या आपको लगता है कि कौमी टीम में भी कोई सर्जरी होगी? सबसे पहले तो राना अजीम साहब और शहर बानो आवान, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने बात की है सर्जरी के हवाले से, जी जी, तो देखिए सर्जरी करने के लिए आपको ऑपरेशन थिएटर को रेडी करना पड़ता है। उसमें जराही के आलात जो है वो आपको मंगवाने पड़ते हैं। उसके बाद डॉक्टर से आपको वक्त लेना पड़ता है, क्योंकि सर्जन जो होता है ना वो फारिग नहीं बैठा होता। तो हमने सर्जरी की बात तो कर दी, लेकिन फिर बात आई ऑपरेशन क्लीनअप की तरफ, और अब मुझे लगता है कि हम मरहम पट्टी करके छोड़ देंगे, ड्रेसिंग करके छोड़ देंगे। लेकिन चूंकि आप जब सर्जरी की बात करते हैं कि भाई सर्जरी करनी है किसी मर्ज की, तो सर्जरी आप दो ही सूरतों में छोड़ सकते हैं। या तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो बंदे को कि यार अब इसका कुछ नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ सर्जरी ना करने की वजह ये होती है कि मर्द जो है ना वो लाइलाज हो चुका हो, कि आपने अगर हल्का सा भी टच किया तो फिर वो फैल जाए। पंजाब में ना तो फिर आप छोड़ दो। अगर कोई बीमार हो जाता है ना, गांव में जो लोग रहते हैं, बीमार हो जाता ना तो उसे कहा जाता है एनु लोर ले जाओ, एना नहीं बचना। तो इन्होंने किथे लेके जाइए? मुझे आप इसका तर्जुमा भी बता दीजिए। उसका मतलब होता है कि इनको लाहौर ले जाए वरना ये बंदा नहीं बचेगा। तो इनको कहाँ पे लेके जाए? मैं वही आप उसे कह रहा था ना, क्योंकि जो आप लोगों का स्टाइल है, जो आपकी शहरबानो या अजीम की केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी है। बात दरअसल ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी ही चलेगी, और पाकिस्तान क्रिकेट में ना कभी कुछ हुआ है, ना मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि होगा। बातें बहुत ज्यादा होंगी और काम हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, आप बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की, और आप बात कर रहे हैं फिटनेस कल्चर की। अभी नॉन स्टॉप आपकी टीम ने क्रिकेट खेलने जानी है। आप देखिएगा कि उस शोर में जो है ना, उस मेले में हम सब खो जाएंगे कि हमारी टीम बांग्लादेश से खेलेगी, फिर इंग्लैंड को होस्ट करेगी, फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे तो जिम्बाब्वे चले जाएंगे, जिम्बाब्वे के बाद साउथ अफ्रीका चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो वेस्ट इंडीज को होस्ट करेंगे, वेस्ट इंडीज जाएगी तो ट्राई सीरीज को हम होस्ट करेंगे, जहां पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड की टीमें होगी, फिर न्यूजीलैंड की टीम को होस्ट करेंगे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, फिर PSL आ जाएगा। तो बस डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे कौन से बड़े सरकर्दा खिलाड़ी खेलेंगे नहीं खेलेंगे आप अंदाजा कर लीजिए। जब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होगी और इंटरनेशनल क्रिकेट भी चल रही होगी तो आप अंदाजा कर लीजिए कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। तो याहिया हुसैनी साहब, ये खबरें भी आ रही हैं कि कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनाजुली कर दी गई है, अफवाहें आ रही हैं, तो किन प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में तनाजुली हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए राना अजीम साहब, ये ना सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पर आपके लिए बोलने के लिए आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए। जिस तरह आजकल मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर भारत से 2 वीडियो होती हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम नहीं आएगी, पाकिस्तान से 3 वीडियो होती हैं कि जी पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी और भारत को हर कीमत पर आना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने टीम भेजनी है, जिन्होंने होस्ट करना है, उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता। तो रोज जो है वो 2 वीडियो उधर से बनती है, 3 वीडियो उधर से बनती है, और ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो जाती। तो यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा दूर की बात नहीं है, लेकिन हमारे पास हर काम जो है ना वो लेट करने की आदत है हमें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए था 1 जुलाई 2024 से, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ठंडे कमरों में बैठे हुए लोग जो हैं, और वो आपको पता है कि जरा देर से ऑफिस आते हैं, आराम से काम करते हैं, तो उनको इस बात की परवाह नहीं है। तो सर अगर ये तनज़ुली की जाती है याहिया हुसैनी साहब, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में की जाती है तनज़ुली फॉर एग्जांपल, तो क्या ये सलूशन है, किसी मसले का हल है ये? देखिए अजीम, बात दरअसल ये है कि ये जो क्रिकेट है ना, या ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड है और परफॉर्मेंस के ऊपर फैसले होने चाहिए। लेकिन आप अगर पाकिस्तान टीम के सरकर्दा खिलाड़ियों की बात करते हैं, आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइएगा कि जो पिछले साल हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही है, हम एशिया कप के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे, हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे, हम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे। तो इस कारकर्दगी के ऊपर आपके ख्याल में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर खिलाड़ियों की तनज़्ज़ुली होगी तो क्या ये कोई ऑपरेशन क्लीन अप होगा,
क्या ये खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी होगी? क्या बाबर आजम का कद छोटा हो जाएगा? यानी इट डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। सही। याया हुसैनी साहब, अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो फिर पीसीबी और आईसीसी की क्या हिकमत अमली हो सकती है, और क्या हम खेल सकते हैं भारत के बगैर? देखिए शहरमानो, बात दरअसल ये जो आईसीसी के इवेंट है ना, जब तक पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा और पैसे नहीं बनेंगे। तो लोग मैच देखने के लिए आते हैं, टेलीविजन पर जो टीवी राइट्स हैं वो महंगे दामों बिकते हैं। तो बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का आईसीसी इवेंट में, एशियन इवेंट में, उसके साथ साथ बायलैटरल सीरीज खेलना भी जरूरी है। लेकिन आप अगर ये बात कर रहे हैं कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आएगी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये किसने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम नहीं आ रही? ये सिर्फ एक जहन की इख्तिरा है और भारतीय मीडिया जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जराये के साथ ये बात कर रहा है। अफगानिस्तान के बारे में भी कहा जा रहा था लास्ट ईयर जब पाकिस्तान टीम भी एशिया का होस्ट कर रहा था तब भी ये बात आई। जी। लेकिन अब सिचुएशन जरा डिफरेंट है, क्योंकि अगर भारत ने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए सफर नहीं किया तो फिर ये एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान ने भी साइन कर रखा है और भारत ने भी साइन कर रखा है। अगर भारत सिक्योरिटी को वजह बनाकर पाकिस्तान नहीं आता तो बड़ा सवाल ये होगा कि फिर जनूबी अफ्रीका के लिए सिक्योरिटी नहीं है, इंग्लैंड के लिए नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है और न्यूजीलैंड के लिए नहीं है, जो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे, साल में 2-2 दफा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो भारत को ऐसा क्या मसला हो गया है? अफगानिस्तान के बारे में भी कहा जा रहा है खेलने के लिए जा सकता है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान भारत खेलने के लिए क्यों नहीं आ सकता? और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन याया हुसैनी साहब, हमने एक और ट्रेंड भी देखा कि बीसीसीआई की जानिब से बारहा पॉलिटिसाइज किया जाता है क्रिकेट को भी। अगर हम बात करते हैं तो फिर ये भी कहा जाता है कि जी एक तरह से कमाऊ पुत्र भी है, क्योंकि ज्यादा पैसे जो है वो भी उसी क्रिकेट बोर्ड के पास हैं, तो फिर मानी भी उन्हीं की जाती है। देखिए राना अजीम साहब, आप या तो क्रिकेट खेल लीजिए या फिर अपने कद का उनके कद के साथ मुवाजना कर लीजिए, या फिर आप उनके साथ अपने आप को तराजू में तोल लीजिए। आपका काम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करना है, आपका काम इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट को होस्ट करना है, आपका काम अच्छे अंदाज में टूर्नामेंट को प्रेजेंट करना है, आपका काम टीमों को सिक्योरिटी फराहम करना है। आप अपने जो काम है पल्ले का वो काम कीजिए, बाकी कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट है ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है ना बीसीसीआई के हाथ। फैसला दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने करना है और मुझे कहीं लगता है कि बर्फ पिघलेगी और मुझे कहीं इस बात की उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा जैसा ज़बान ज़द-ए-आम गुफ्तगू हो रही है कि भारत की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आई थी। मुझे इस बात का कभी इम्कान है, मुझे इस बात की कभी उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंशाल्लाह भारत की टीम पाकिस्तान का दौरा जरूर करेगी इंशाल्लाह, और आना भी चाहिए। याया हुसैनी साहब, 26 जुलाई से पेरिस में ओलंपिक्स होने जा रही है। पाकिस्तान ने 1992 में आखिरी मरतबा हॉकी के हवाले से मेडल जीता था। 32 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद ना हम कोई ओलंपिक्स में कोई मेडल जीत चुके और ना ही हमने क्रिकेट में भी आपने देखा कैसी हमने कारकर्दगी दिखाई। तो आपको लगता है कि इस दफ़ा कुछ मेडल हमारे हाथ में आएगा? देखिए मेडल हमारे हाथ में आए ना आए, लेकिन वो जो पेरिस यात्रा के लिए हमारे बहुत सारे मैनेजर्स ऑफिशियल बन के ओलंपिक मेले में गए हुए हैं, उनको पेरिस देखने का जरूर मौका मिल जाएगा। उनके हाथ में डेली अलाउंस की मद में यूरो डॉलर जरूर आ जाएंगे और हमेशा की तरह जो है हम बस यही कहते रहेंगे कि यार एक और ओलंपिक गुजर गए बिना मेडल के। हमको उम्मीद है पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम से, और अरशद नदीम ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है हम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आपको बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ता है कि पहली बार क़याम पाकिस्तान के बाद हमने लंदन ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था और अब तक पाकिस्तान के क़याम के बाद 20 ओलंपिक मुकाबलों में हमको सिर्फ और सिर्फ 10 मेडल मिल सके, जिसमें से 8 मेडल हमने कौमी खेल हॉकी में हासिल किए हैं, 2 मेडल हमने एक बॉक्सिंग में। तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कहीं ना कहीं इस सब का जिम्मेदार है? देखिए इस सब का जिम्मेदार जो है वो रियासत है, इस सब के जिम्मेदार वो खेलों की तंजीमें हैं जो कि सालों काम करती हैं, लेकिन काम क्या करते हैं वो पता नहीं चलता। और हुकूमत वक्त को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत वक्त का ये काम है कि वो मुल्क में खेलों के हवाले से, नौजवानों के हवाले से अपना काम करे, और इसमें कोई एक हुकूमत नहीं, सारी हुकूमतें ही जिम्मेदार हैं। उनके पास स्पोर्ट्स की पॉलिसी क्या है, अगर उनके पास कोई पॉलिसी है तो खेलों में भी जो है मैं समझता हूँ कि मार्शल लॉ लगाने की जरूरत है, क्योंकि फेडरेशन पे काफी अरसे से लोग काबिज हैं
उनकी कारकर्दगी क्या है। राना सैयद सनाउल्लाह साहब, आपने बड़ा दिलचस्प एक लफ्ज कहा है, खेलों में भी मार्शल लॉ की जरूरत है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका याहिया हुसैनी साहब ने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और अपने क्रिकेट और इन तमाम मामला पर अपना तज्जिया दिया, जो कि बहुत बेहतरीन था। आगाज़ करेंगे अपने उस प्रोग्राम का, अपने उस सेगमेंट का जो हम सबका बहुत फेवरेट है, सुनो हमारी जान है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की खूबसूरती हम बयान करते हैं। तो इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आपने अब सैर करने कहाँ जाना है। तो सुनहरे लैंडस्केप की सरजमीन वादी सून सकेसर की बात हम आज करेंगे। आप मोटरवे पर तो जाते हैं, कोहिस्तान नमक के वसी पहाड़ी सिलसिले से आपको गुजरना होगा। उसके बाद नमकीन पानी से भरी कुदरती झीलों वाले इस सरसब्ज इलाके को मकामी ज़बान में मोरों की वादी कहा जाता है। अजीम मुसलमान फातेह ज़हीरुद्दीन बाबर का जब इस इलाके से गुजर हुआ तो रास्ते में वाक़या इस वादी के हुस्न बादशाह सलामत को अपनी जानिब मुतवज्जो किया। बाबर ने अपने लश्कर के साथ वहाँ पड़ाव भी डाला। कुदरती हुस्न तो इस वादी का था ही, बाबर ने इसमें मज़ीद इजाफा किया इसके हुस्न में। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बागात लगाएं, पौधे लगाएं, और हुक्म जारी कर दिया गया। इस वादी को कश्मीर का बच्चा कहा करते थे वो, और छोटा बच्चा भी कहा करते थे कश्मीर का। जी बिल्कुल। और वादी सून सकेसर के बारे में मज़ीद आपको बताएं तो ज़िला खुशाब में वाक़ एक दिलकश और ख़ूबसूरत वादी है ये, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत के लिए मशहूर है। ये वादी तकरीबन 35 किलोमीटर लंबी है, 8 किलोमीटर चौड़ी है, सतह समंदर से तकरीबन 2300 से 5000 फुट बुलंद है। वादी सून का सबसे बड़ा शहर नौशहरा है, जिसे इस वादी का दरवाज़ा भी कहा जाता है। जी, वादी सून की खूबसूरती के बारे में बात करें तो यहाँ का नज़ारा देखने वालों को मसूर कर देता है। यहाँ के पहाड़, झीलें, आबशारें और सरसब्ज़ो शादाब मैदान दिल को खुश कर देते हैं। यहाँ की मशहूर झीलें, जिसे उछाली झील कहा जाता है जी, और झालर झील कुदरती हुस्न का उम्दा नमूना है। ये झीलें ना सिर्फ सयाहों के लिए पुरकशिश हैं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के परिंदों का भी मस्कन है, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो वादी सून सकेसर की सैरगाहें, पैदल चलने के रास्ते और खूबसूरत कुदरती मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने और ट्रैकिंग के शौकीन अफराद के लिए भी ये जगह बहुत ही कशिश रखती है। और वादी सून जो है उसकी तारीख़ बहुत कदीमी है। यहाँ पहाड़ों की अगर बात करें, पहाड़ भी हैं, गारे भी हैं, आसारे कदीमा के नमूने भी आपको यहाँ पर मिलेंगे और इस इलाके की तारीख़ और सकाफ़त का पता देते हैं ये तमाम चीज़ें। ये वादी कदीम ज़माने में बुद्ध मत और उनके पैरोकारों के लिए भी इस्तेमाल हुई, उनका मरकज़ भी रही। यहाँ बुद्ध मत के स्तूपा और आसार भी पाए जाते हैं। वादी सून की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती और सकाफ़ती विरसे का एक नायाब ख़जाना है। इस वादी की सैर हर शख्स के लिए एक यादगार तजुर्बा साबित हो सकती है, जो कुदरती हुस्न, तारीख़ और सकाफ़त की एक जीती जागती तस्वीर पेश करती है। ज़रूर जाएं जी, विज़िट करें, खूबसूरत जगहों पर ज़रूर जाया करें। आपका वैसे ही मूड जो है ना अपलिफ्ट हो जाता है जब आप पहाड़ों में जाते हैं, आबशार हैं। मुझे लगता है ये जो आबशार या समंदर की जो आवाज़ है ना, ये रिसर्च भी थी कि ये आपका डिप्रेशन दूर करती है। शहरवानों में भी प्रेफर करता हूँ इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट्स जहाँ पर आपको नेचर तो मिले ही मिले, लेकिन उसके साथ तारीख भी मिले। तो ये बड़ा ही खूबसूरत और हसीन इम्तजाज है जी वादी सून सकेसर। यहाँ पे आपको अपनी तारीख भी मिलती है और यहाँ पर मोन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बड़ी अहम चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, बड़ी अहम चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा तारीख की अगर आप बात करें, बुद्ध मत और स्तूपा, ये तमाम आसार भी वहाँ पर मिलते हैं और खूबसूरती तो वहाँ पर है ही। पाकिस्तान बहुत है, की कदर करें, प्यार करें, साफ रखें इसको। बात करेंगे चढ़दे पंजाब और लहंदे पंजाब की और इनकी खूबसूरती की, संगम की। कहते हैं फ़न और फ़नकार सरहदों से आज़ाद होते हैं। हमारे आज के अगले मेहमान भी एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक तो भारतीय पंजाब से है, मगर उनकी सूफियाना और फोक गायकी के चाहने वाले पाकिस्तान में भी कम नहीं है। ख़ास तौर पर उनके गाने शुक्रिया को भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में पज़राई मिली, पाकिस्तानी लोगों ने पसंद किया। तो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, भारतीय पंजाब के सच्चे और सुच्चे गुलकार कन्वर सिंह ग्रेवाल जी आया नू। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सरदार जी, किवें हो? ठीक हो जी? धन्यवाद जी, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत प्यार सत्कार तुहाडे लई और सुनो टीवी देख रहे जिन्ने भी मेरे परिवार ने इधर पाकिस्तान च, और खास तौर पे ननकाना साहब दी इस धरती ਨੂੰ मेरा प्रणाम। सो बहुत बहुत आदर सत्कार जी तुहाडे ਲਈ। कन्वर साहब बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਬਟਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਦਾ कैसा ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ 28-29 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੱਜ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਕਨਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਉਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 8 ਜਾਂ 9 ਸਾਉਣ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੂਡੀਓ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵਰੀ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਲਬਮ ਵਰੀ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜਰਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਕਨਵਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ ਖੋਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਰਾਸਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ ਖੋਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਰਾਸਤੇ। ਸਜਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਕਾਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆਂ, ਅਸਾਂ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਰੀ ਰਾਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵਰੀ ਰਾਏ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ YouTube ਤੇ ਜੀ। ਕਨਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੌਗਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈਏ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਈਏ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੋ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਏ। ਤੇ ਕਨਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਟੇਜ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗਾਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਿਜਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ। ਸੋ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ
ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਡੈਸਟਨੀ ਅਧੀਨ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਬੇ ਆਬਿਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤਾਂ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਵਈਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਿੱਕੀ ਜੀ ਰਾਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਮਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਆਬਿਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਹਜੇ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਜੀ studio। ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਯਾਰ ਮਦੀਨਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਯਾਰ ਮਦੀਨਾ। ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰਾ, 2 ਲਾਈਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਏ ਵੇ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਾ ਦਿਸਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਹਾਏ ਵੇ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਾ ਦਿਸਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ, ਵੇ ਹਰਦਮ ਪੜਿਆ ਕਰੂੰ ਅੱਲਾਹੂ, ਮੈਂ ਹਰਦਮ ਕੱਤਿਆ ਕਰੂੰ, ਹਾਏ ਕੱਤਿਆ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਪੀਸ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦੋ ਜੋਹਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੱਗ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੇਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨਾ ਗਿਣਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਤੀਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਬਖਸ਼ਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ, ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਜੋਬਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਸ ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਨਵਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸੋ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਹ ਕਿੰਝ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਝੱਲ ਬਲੱਲਾ ਜੀ। ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਕੋਲੇ ਕੁਟੀਆ ਆਇਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਤਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਬੇਬੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਗੀਤ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਜਾਈ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਮਸਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਬੀਬਾ, ਜਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਕ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਨਚਾਵੇ ਯਾਰ ਕਲਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜੁੜੰਤ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਗਾ ਜੀ ਤੇ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ 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 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ, ਡਰਾਮਾ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੰਵਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਗਾਮ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਗਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਨਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹਜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ, ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਭੈਣਾਂ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰॉ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰॉ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵਾਜਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੀ ਜੀ। ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੱਸ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੱਸ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦਸਵਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੀਦਾ, ਬਿਨਾ ਤੇਲ ਬਿਨ ਬੱਤੀਓ ਦੀਵਾ ਕਿੱਥੇ ਜਗਦਾ ਏ, ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੋਲੀਦਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਬਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ ਓਏ ਛਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਓਏ ਅੰਦਰ ਦੀ, बहुत खूबसूरत आवाज़ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ
ते सलाम दुआ भी करांगे इंशाल्लाह। ते अपना ख्याल रखो जी, बहुत इकट्ठे शुक्रिया। बैठ के पाकिस्तानी खाने भी खावांगे। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कन्वर सिंह ग्रेवाल साहब ਤੁਹਾਡਾ। जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ Thank ਤੁਹਾਨੂੰ you. ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਏ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝਾ बिल्कुल जी, ਪਾਈਏ। बिल्कुल। बहुत बहुत प्यार सत्कार। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। लहंदा और चढ़दा पंजाब इस वक्त मौजूद था। नाजरीन, जमात इस्लामी के बानी मौलाना सैयद अबू अल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़ात में बिलाशुबा इल्म और दानिश का पैकर थे। उन्होंने 1941 में जमात इस्लामी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद इस्लामी निज़ाम हयात के फ़रोग़ के अलावा मुसलमानों की दीनी और इखलाकी तरबियत करना था। उनकी तसानीफ़ ने इस्लामी फ़लसफ़ा, सियासत और मईशत पर गहरे असरात मुरतब किए। ख़ास तौर पर उनकी किताब तफ़हीमुल कुरान ने मुसलमानों में कुरान फ़हमी की नई राहें खोली और उनकी तहरीरों ने लाखों लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा किया। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मौलाना मौदूदी के साहबजादे सैयद फ़ारूक हुसैन मौदूदी। आइए उनसे बात करते हैं और मौलाना की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर, उनकी शख्सियत पर और तालीमात पर हम जानेंगे कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके वालिद मौलाना मौदूदी की शख्सियत के बारे में कुछ बताइए, उनकी ज़िंदगी के अहम पहलू क्या थे, बहन भाइयों में किससे ज़्यादा प्यार करते थे? हमारे वालिद का बचपन, वालिद का बहुत, हमारे दादा का बहुत छोटी उम्र में इंतकाल हो गया था। हमारे वालिद के बड़े भाई अबुल खैर मौदूदी साहब ही ने उनको आगे, हमारे वालिद ना किसी स्कूल गए, ना किसी मदरसे गए, ना किसी यूनिवर्सिटी गए, सब उन्होंने खुद ही हासिल किया। और हमारे दादा उनकी सारी तरबियत करते थे। फिर हमारे ताया, तो उन्होंने अपने शौक़ से ही सारी तालीम हासिल की। तो बचपन उनका ऐसा गुज़रा। फिर ये कि पहली किताब उन्होंने 14 साल की उम्र में, जो कि बड़ी मशहूर अल जिहाद फिल इस्लाम, उन्होंने लिखनी शुरू की और 17 साल की उम्र में वो पहली पब्लिश हुई, जिसको मुस्लिम लीग ने फिर लाखों की, अल्लामा इकबाल के कहने पे मुस्लिम लीग ने उनको लाखों की तादाद में शाये किया और वो पूरी सारे हिंदुस्तान में उस वक्त मुसलमानों में उभटी। सर, मौलाना एक मारूफ और मशहूर शख्सियत थे, तो आप उनकी कौन सी बात ऐसी है जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? हमारे वालिद साहब का जो बहुत, जिससे हम बहुत मुतासर था, वो उनका डिसिप्लिन था। उनकी ज़िंदगी का एक एक वक्त जो था ना, वो मुअय्यन था। डिसिप्लिन यानी जो नाश्ते का वक्त तयन था, वो एग्जैक्ट उस वक्त नाश्ते की मेज़ पे होते थे। इसी तरह दोपहर के खाने के वक्त पे भी एग्जैक्ट टाइम पे वो होते थे, इस तरह रात के खाने पे। और हम लोगों की तरबियत के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं था। तो वो उन्होंने कई दफ़ा ये भी कहा कि मैंने अपनी औलाद को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया, क्योंकि मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी औलाद की तरबियत करेगा। तो बहुत कम, या हम लोग सिर्फ रात के खाने पे अपने तमाम मशागिल से फ़ारिग होने के बाद रात के खाने पे जमा होते थे और हमारे वालिद साहब से उस वक्त सबकी गुफ्तगू भी होती थी। तो जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे बड़े, यानी नेचुरली जो हमारे सबसे बड़े भाई उमर फ़ारूक मौदूदी, वो अभी हयात हैं, वो सबसे चहीते थे। फिर उसके बाद मेरे एक भाई जो डॉक्टर अहमद फ़ारूक, वो फिर 60s में अमेरिका चले गए थे, वो वहीं अभी तक बफलो न्यूयॉर्क में हैं। उसके बाद मेरा चौथा नंबर था, लेकिन मैं अपने वालिद के बहुत करीब, तो सारे इंतज़ामात मैंने संभाल लिए थे अपने वालिद की ज़िंदगी में, पब्लिकेशन के भी और तमाम मुलाकातों की और सब कुछ ये मेरे ही ज़िम्मे था। मैं ही और मेरी वाइफ, हम दोनों यानी उनके साथ रहते थे। तो मुझे एक वाक़या याद है कि मैं एक दफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में कोई ड्रामा था, तो उसमें मैं लेट वहाँ से निकला, तो कोई सवारी नहीं मिली, तो ना मेरे पास साइकिल थे, ना कोई स्कूटर था, ना कोई था। तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से इछरे तक पैदल गया, तो रात लेट हो गई थी। तो उस वक्त सिर्फ मुझे एक दफ़ा मार पड़ी थी, वो भी एक बैट था उनके पास, उससे मुझे 2 दफ़ा। उसके बाद मैं ना कभी लेट हुआ और ना कभी नौबत आई इस चीज़ की। और मुझे नहीं याद किसी बहन भाई को कभी सख्ती की हो, या सख्ती तो वो करते ही नहीं थे, लेकिन ये कि वो बहुत शफकत से पेश आते थे। हुसैन साहब, मौलाना खाने में क्या पसंद करते थे? उनका खाना बहुत सादा होता था और वो हमेशा उनकी ये आदत थी कि अभी पेट कुछ खाली होता था तो उठ जाते थे।
बल्कि उनका तरीका ये था कि वो पहले देखते थे कि खाने पे क्या क्या चीज़ें हैं। अगर 2 सालन है, 3 सालन है, तो उसके हिसाब से, अगर चावल है तो उसके हिसाब से रोटी जो है आधी तोड़ देते थे। और फिर वो, और दूसरे ये था कि वो कभी कोई 2 या 3 चीज़ें मिक्स नहीं करते थे। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लेते थे, उसका टेस्ट लेते थे और बहुत आहिस्ता आहिस्ता खाना खाते थे। बहुत जैसे एंजॉय करके इंसान खाना खाता है उस तरीके से खाते थे। लेकिन जैसे ये शलगम वगैरह ऐसी चीज़ें, वो कहते थे कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने जानवरों के लिए पैदा की है, तो ये जानवरों के लिए रहने देनी चाहिए। तो वो शलगम वगैरह ऐसी चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद नहीं थी। हुसैन साहब, मौलाना मौदूदी की तसनीफ़ात और तहरीरों के बारे में आपका क्या ख़्याल है? कौन सी तसनीफ़ उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम थी? सबसे ज़्यादा अहम तो उनकी तफ़हीमुल कुरान है, जो कि उन्होंने 6 जिल्दों में, जिसके तकरीबन उन्होंने 40 साल उसने लिखने में लगे। और उनका ये मामूल था कि वो सारी रात बैठ के लिखते थे और सुबह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के, फजर की नमाज़ पढ़ के सोते थे और फिर 10 बजे वो उठ के नाश्ता करते थे। तो सारी रात वो लिखते थे और ज़्यादातर तफसीर जो है उन्होंने अपनी जेल के दिनों में, मुल्तान जेल और दूसरी जेलें हैं, जेल के दिनों में ये तफसीर लिखी ज़्यादा। हुसैन साहब, जमात इस्लामी को मजहबी से सियासी जमात बनाया गया, आपके ख्याल में उनका रुझान मजहब से सियासत की जानिब कैसे आया? नहीं, उनका ये नज़रिया था जो अल्लामा इकबाल की है, जिदा हो दी सियासत से रह जाती चंगेज़ी, उस पर उनका तसव्वुर था। और उन्होंने शुरू दिन से ही इसको सियासी यानी रखा मजहबी के साथ साथ। और वो जिन लोगों ने इस चीज़ की मुखालफत की जमात में, जिसमें डॉक्टर इसरार अहमद वगैरह ग्रुप जो है 25 लोगों का माछी गोट के इजलास में जो जमात से चले गए, तो उनका यही मौक़िफ़ था कि जमात को सियासी नहीं होना चाहिए। लेकिन अबे ने इससे हमेशा आखिर वक्त तक इससे इख्तलाफ किया और जमात को वो यही चाहते थे कि वो किसी तरह इक़्तिदार में आके पूरे मुल्क का निज़ाम बदल दें। और वो कहते थे जो लोग इसके कायल नहीं हैं फिर वो तबलीगी जमात में चले जाएं, उससे बेहतर तो और कोई जमात नहीं है। तो अगर आपने सियासत में नहीं जाना तो आप लोग उधर चले जाएं। जी बिल्कुल। और मौलाना मौदूदी के इंतकाल के बाद जमात ने उनके मिशन को कैसे आगे बढ़ाया? जमात का जो मिशन है वो वही मिशन है जो इस वक्त जमात लेके चल रही है। और बल्कि एक दफ़ा डॉक्टर इसरार अहमद मेरे पास ह्यूस्टन अमेरिका में मेरे एयरपोर्ट से उन्होंने फ़ोन किया कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तो वो मेरे घर आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये बयान दूँ कि जो मौलाना मौदूदी का मिशन था वो जमात नहीं लेके चल रही बल्कि डॉक्टर इसरार अहमद लेके चल रहे हैं। तो मैंने उनसे भी माजरत की थी कि मैं आपके इससे इत्तेफाक नहीं करता। तो जमात जिस रास्ते पे वो सही रास्ता है। गो इसमें बहुत लोगों ने गंद पैदा कर दिया जमात ने, मैं उन तमाम चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन बहरहाल रास्ता वही है। मौलाना की ज़िंदगी में PNA की तहरीक एक अहम संग मिल रही है। उन दिनों की अगर हम बात करें, कुछ यादें ताज़ा करें, कुछ शेयर करें हमारे साथ। जब भुट्टो साहब मौलाना से मुलाकात करने गए तो उनकी मुलाकात हुई तो उसमें क्या बातचीत हुई थी उनकी? असल में आखिर में जिस जगह तहरीक पहुंच गई थी उस वक्त यानी तमाम ये हो गया था कि ये मुआहदा हो जाएगा और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त आखिरी दिनों में भुट्टो साहब ने यानी बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हमारे वालिद से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन वो ना हो सकी। लेकिन आखिर में फिर भुट्टो साहब के एक पुलिस के एडवाइज़र थे राव रशीद, उन्होंने किसी तरीके से हमारे वालिद को इस बात पे कायल कर लिया कि वो मिल लें। गो मेरे नज़दीक वो बहुत ही ख़तरनाक इक़दाम था, लेकिन उसको भी फिर हमने उनके जाने के बाद बहुत कोशिश से संभाल लिया। बल्कि रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और इस चीज़ को वाज़े कर दिया कि भुट्टो साहब के पास कोई चारा नहीं है कि वो यानी वज़ीर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए और दोबारा इलेक्शन करा दें। और हुसैन साहब ये भी कहा जाता है कि भुट्टो साहब को कहा गया था कि अगर हालात दुरुस्त ना हुए तो फ़ौज मार्शल लॉ लगा देगी। ये हमारे वालिद उनको कहा था जब वो आए थे, तो उस वक्त हमारे वालिद ने कहा था कि इस वक्त कोई चारा नहीं है कि आप रिज़ाइन कर दें। और उन्होंने कहा था मैं आपको गारंटी देता हूँ जो मैं हालात देख रहा हूँ आप दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, लेकिन वो पावर नहीं मिलेगी जो आपने पहले हासिल कर ली थी। आप वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर बन जाएंगे, लेकिन इस वक्त कोई चारा नहीं कि आप रिज़ाइन कर दें। और उन्होंने कहा कि मुझे ख़तरा है कि किसी वक्त भी फ़ौज जो है वो वॉक इन कर जाएगी। तो उस पर भुट्टो साहब ने बहुत ज़ोर से मुक्का मारा
और उन्होंने कहा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में फांसी की सज़ा रखी हुई है, कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़े। तो अब मैंने उस पर कहा था कि आपको अंडरमाइन कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये किसी वक्त भी वॉक इन कर सकती है। क्या जमात इस्लामी की जो मौजूदा क़यादत है उनकी जानिब से कोई मुशावरत की जाती है आपसे? नहीं, हमारे से उन्होंने कोई ताल्लुक़ नहीं रखा हुआ। जमात इस्लामी का हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आजकल तो यानी वो हमें सलाम करने के भी रवादार नहीं हैं। हुसैन साहब, अभी भुट्टो साहब से तो मुलाकात के हवाले से आपने बताया, तो क्या मौदूदी साहब की जनरल ज़िया से भी मुलाकात हुई? इस हवाले से कुछ बताइए। जिस दिन ये भुट्टो साहब की मुलाकात हुई है उसके 4 दिन के बाद फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया। जिस दिन टेक ओवर लिया है उसके दूसरे दिन हम ज़ियाउल हक साहब हमारे वालिद से मिलने तकरीबन असर की नमाज के बाद ज़ियाउल हक साहब आए थे, बल्कि उन्होंने एक साफ सफ़ेद रंग का कुर्ता शलवार पहना हुआ था और छोटी सी टोपी उनके सर पे थी, बहुत सादा लिबास में वो आए थे। हुसैन साहब, आपके जो वालिद साहब हैं मौलाना मौदूदी साहब, उनकी ज़िंदगी से क्या सीखा आपने? मैंने पहले भी बताया था कि मैंने डिसिप्लिन जो उनसे सीखा, और फिर ये कि जो उनका तरीका था सारी ज़िंदगी का वो मैंने पूरी तरह अपनाया। बहुत शुक्रिया सैयद हुसैन फ़ारूक मौदूदी साहब, आपने अपना बड़ा खुसूसी और कीमती वक्त दिया सुनो पाकिस्तान को। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के टैलेंट की। तो पाकिस्तानी नौजवान खेल के मैदान से लेकर तालीमी मैदान तक दुनिया की में कहीं पे भी कम नहीं अपनी काबिलियत के लोहे मनवा रहे हैं, झंडे गाड़ रहे हैं। पाकिस्तानी होनहार तलबा ने तालीमी मैदान में एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। बरतानिया में 11 से 22 जुलाई तक होने वाले इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में रज़ी हसन ने चांदी और मोहम्मद अहमद ने कांसी के तमगे हासिल किए, जबकि महद आरिफ ने ऑनरेबल जो है वो मेंशन हासिल किया। इससे पहले 7 से 14 जुलाई तक कजाकिस्तान में होने वाले इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में सोबान सफदर और जोहा आसिफ ने ब्रॉन्ज मेडल जीते और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी साइंस ओलंपियाड में 2001 से शिरकत कर रहा है और अब तक पाकिस्तानी तलबा 134 मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। बिल्कुल जी, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड के मेडलिस्ट सुबान सफदर और जोहा आसिफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ सुबान हैं, कराची से हमें जोहा ने ज्वाइन किया है। तो आप दोनों को सबसे पहले हम बहुत खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सोबान और जोहा, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमें ये बताइए अपनी जर्नी के हवाले से, कितना मुश्किल था, कितनी तैयारी की और लगता था कि जीत के आएंगे? सबसे पहले सोहा से पूछते हैं ना। जोहा आप बताइएगा। जीतने का तो बिल्कुल किसी को पता नहीं होता। वहाँ पे there was about 80 countries, तो एंड सबसे जो उनके स्मार्ट बच्चे होते हैं सब कम्पीट कर रहे थे। तैयारी तो हम पूरा साल हमने तैयारी की ओलंपियाड के लिए, किताबें पढ़ी, प्रैक्टिकल्स की तैयारी की, उनके वो पढ़े और इट वाज वेरी फन। ओके, सुबान आप बताएं कैसा महसूस हो रहा है? दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है आपने, इससे पहले भी जीता था? जी, इसी मुकाबले में मैंने पिछले साल भी शिरकत की थी और पिछले साल दुबई के अंदर जब यही कंपटीशन हुआ था तो तब भी ब्रॉन्ज लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला इस साल दोबारा जाने का और इस साल भी पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज लेके आए हैं। अच्छा, आलमी मुकाबले के लिए तलबा का इंतखाब कौन करता है, कैसे इंतखाब होता है, ये बताइए। आलमी मुकाबले के लिए ये स्टेम ऑफिस का बेसिक प्रोजेक्ट है जो कि HEC और प्यास का जॉइंट वेंचर है। वो लोग पूरे मुल्क के अंदर एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जो कि कोई भी दे सकता है। तलबा जो हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th के, उससे सिलेक्शन होती है इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, टॉप 50 की, और फिर हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें हम शॉर्ट लिस्ट होते हैं फाइनलिस्ट के लिए। सही है। जोहा आप बताइएगा इस कंपटीशन के बारे में, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का? क्या असाइनमेंट थी आप लोगों की, कैसे परफॉर्म किया वहाँ पर? यहाँ पे जाने से पहले भी हमारा ट्रेनिंग कैंप था बहुत टाइम तक, जब हम यहाँ पाकिस्तान हिब्जी में बहुत सारे लोगों से मिले जो द स्मार्टेस्ट पीपल इन आवर फील्ड बायोलॉजी में जो यहाँ रिसर्च कर रहे थे। और वहाँ जाके भी क्योंकि हमें 6 आवर्स के पेपर्स देने थे थ्योरी के और प्रैक्टिकल्स के, और हमें परफॉर्मेंस करनी थी, और हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेनिंग से बहुत कुछ आता था वहाँ पे, और इसी वजह से हमें जीतने का और वो करने की खुशी मिली पाकिस्तान की। अच्छा सफदर, हमें ये बताएं, सोबान हमें ये बताएं कि कितना वक्त आप अपने आप को देते थे स्टडीज़ को, यानी इसको पढ़ने के लिए कितना टाइम दिन में आप अपने लिए दरकार रखते थे कि ये मैंने पढ़ना है?
हमारा ये कंपटीशन की ट्रेनिंग क्योंकि पूरे साल ही चल रही होती है, तो एफएससी के साथ साथ आपने इसको कैरी करना होता है। एफएससी के सिलेबस के साथ ये इसका ओवरलैप है थोड़ा, तो दिन के अंदर 1-2 घंटे रखे होते थे कि इस कंपटीशन के लिए स्पेसिफिकली। अच्छा, बस 1-2 घंटा? 1-2 घंटा, क्योंकि सिलेबस ओवरलैप करता है। आप जो एफएससी में पढ़ रहे हैं वही समवॉट उसमें आता है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टडी आपने करनी। अच्छा सुभान, मेरा सवाल ये कि वाई बायोलॉजी? कोई और सब्जेक्ट भी तो हो सकता था। बायोलॉजी पैशन है। आई प्लान ऑन डूइंग मेडिसिन इन द फ्यूचर। एमबीबीएस करना है, और तो इस वजह से जब पैशन उस साइड पे है तो उसी सब्जेक्ट को चूज किया। चलें जी, बेस्ट विशेस है हमारी आपके साथ है। थैंक यू। ज़ुहाब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और बल्कि बाद में सुभान आप भी इसी सवाल का जवाब दीजिएगा, ये कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर एफएससी, ए लेवल्स जो भी वो कर रहे होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि इस तरह से इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है, और पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए तो यंग एज में भी कुछ किया जा सकता है। एक तो ये बताइएगा कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह परफॉर्म करते हैं तो और इंटरनेशनल एवेन्यूज़ खुलते हैं आपके लिए, कोई और अपॉर्चुनिटी सामने आती है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया में लोग कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी रिसर्च चल रही है, किधर आपका इंटरेस्ट हो सकता है और किधर आप पार्टेक कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको दूसरे बच्चों के साथ जो अपनी कंट्री में ऐसा कोई काम कर रहे हैं, जिसमें आप ऑनलाइन भी हिस्सा ले सकते हैं। उसके अलावा भी आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाके देख सकते हैं कि आप क्या काम कर सकते हैं आगे जाके। तो बहुत फायदा होता है आपको इन चीज़ों में हिस्सा लेने का। अच्छा, जो ज़ोहा, जो लड़कियां आपको घर में बैठकर देख रही हैं और कुछ करना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं उनको बोलूँगी कि वो भी जो भी उनके शौकिया सब्जेक्ट्स हैं उनमें ऐसी चीज़ों में बिल्कुल हिस्सा लें, तैयारी करें। इसकी तैयारी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको बहुत सारी रिसोर्सेज मिलती हैं कहीं भी, यूट्यूब पे। उसके अलावा और फ्यूचर में मुझे रिसर्च करनी है, होपफुली समथिंग इन बायोलॉजी, ताकि कुछ कर सकूं। बिल्कुल जी, हमारी कंट्री के लिए भी और हमारी जो बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो सुभान, आपसे भी यही सवाल मेरा कि आप बताएं कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद, और क्या कोई अर्ली करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल, इस इवेंट पे आपका जो एक्सपोजर होता है, क्योंकि पूरी दुनिया के जो मुल्क वहाँ पे आए होते हैं, उनके बेस्ट और ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ पे आए होते हैं, उनसे आपका एक्सपोजर, उनसे मिलना, तो आपको पता लगता है कि दुनिया में क्या क्या चल, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और कि मतलब कहाँ जा रही है दुनिया। तो उनसे आपकी जो वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आपकी नेटवर्किंग होती है, वो बहुत फ़ायदा देती है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुभान हमें वक्त दिया, और ज़ोहा का भी बहुत शुक्रिया। आप लोग पाकिस्तान का टैलेंट है, सरमाया है, और आप इसी तरह से इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं पाकिस्तान के लिए। अभी तो ब्रॉन्ज जीते, इंशाल्लाह गोल्ड जीत कर आएं। बिल्कुल, यूथ जो है वो फ्यूचर होता है किसी भी मुल्क का, तो आप हमारा फ्यूचर हैं, अगर हम ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।